प्रोफेसर लक्ष्मण यादव साहब, मैं आपको पहले इसलिए बहुत स्वागत है, आप पहली बार मेरे शो में आ रहे हैं। मैं इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पक्ष ज्यादा समझना चाहता हूं। देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज है कि एज पर रूल ये होना चाहिए था, हालांकि उसमें भी थोड़ा सा पानी मिला हुआ है। ये बहुत स्पष्ट नहीं करता है इलेक्शन कमीशन कि वो कब रिव्यू करेगा। अगर रिव्यू करना है तो भाई हर इलेक्शन के बाद होना चाहिए, हर लोकसभा इलेक्शन के बाद, जैसा लिखा है कानून में तब होना चाहिए। इस बार उसने 2014 के बाद, 2019 सबके बाद अब आज रिव्यू किया गया है। वो एक अलग विषय है। मैं इसको इस पे नहीं बांध रहा हूं कि क्या कानून है। मैं थोड़ा और आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं, भारत जैसा एक जो यूनियन ऑफ स्टेट का राज्य है, जहां राज्यों में अलग अलग ढंग के उनके अपने प्रभाव हैं, अपनी क्षेत्रीय पार्टियां, उनके अपने हर प्रदेश की अपनी इशू है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग और नॉर्थ ईस्ट के अगर आप 8 पूरे स्टेट ले लें तो 4-5 करोड़ की स्टेट, और यहां 23 करोड़ लोग, तो वो क्राइटेरिया भी सब जगह के लिए एक ही बना देना होगा। आपको नहीं लगता है कि ये 6 नेशनल पार्टीज होना भारत जैसे 140 करोड़ के देश के लिए, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं केवल एक पार्टी व्यवस्था जैसी बात भाजपा बार बार करती है कि भाई हम रहे और कोई विपक्ष ना रहे। कांग्रेस को तो वो खत्म ही कर देना चाहती है, बाकी को भी नहीं चाहती कि किसी तरह से रहे। इसका सलूशन क्या है, और क्या इसमें रीलुक करने की जरूरत है इस देश को? बहुत शुक्रिया आनंद वर्धन सर, इस बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए। मुझे लगता है कि जैसे एक होता है ना, गृह मंत्रालय किसको सुरक्षा देगा किसको नहीं देगा, इसका बड़ा दिलचस्प व्यवहारिक पक्ष है इस देश में। जितने नेता विपक्षी दलों से नाराज होते हैं और उनका सुर बदलता है, वो थोड़े थोड़े बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हैं, XYZ और Z+ सुरक्षा पाते जाते हैं। मतलब मैं बस एक दो तुलना कर रहा हूँ, दो पक्ष हैं नियमों के। अभी बिहार में एक मंत्री रहे हैं और अभी उन्होंने पार्टी का विलय जेडीयू में किया। अब जेडीयू से अलग होकर के थोड़ा उनकी आलोचना कर रहे हैं, वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिल गई है। अब वाई श्रेणी की सुरक्षा का मतलब क्या है, मैं क्यों इस प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ? एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो दल खड़ा है उसके ऊपर हमला करे, इतने मात्र से बीजेपी को फायदा है। इसलिए उन्हें जब पुलिस सुरक्षा, गाड़ियां, ये सब मिल जाती हैं तो पूरे इलाके में जब वो जाते हैं तो लगता है कोई बड़ा नेता आया है। ऐसे ही कोई राजनीतिक दल, हम जानते हैं कि इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कि वह राष्ट्रीय दल से क्षेत्रीय दल में तब्दील हो जाए और क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल में तब्दील हो जाए। इसके बहुत गहरे मायने हैं और सियासत में एक एक चीज के बहुत मायने होते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि मैं इसका एक सैद्धांतिक पक्ष, जो मेरा विचार है वो मैं रखना चाह रहा हूं। भारत जैसे घोर विषमता और विविधता वाले मुल्क में, अभी आपने एक उदाहरण दिया ना नॉर्थ ईस्ट का और उत्तर प्रदेश का, मैं इसे थोड़ा और विस्तार दे दूं। उत्तर प्रदेश में ही घोर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अंतर था तो उत्तराखंड को बनाने की लड़ाई लड़नी पड़ी और उत्तराखंड बना। ऐसे ही तमाम राज्य अलग अलग बनते जाते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक। यानी किसी भूगोल के भीतर भी कई तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्ष होते हैं और उन पक्षों को चिन्हित और राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम कई बार राष्ट्रीय दल नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पर एक जमाने में कांग्रेस पार्टी को एक छत्र राज मिला हुआ था। हर तरह का राजनीतिक दल, मतलब कोई संभावना नहीं थी कि कोई कांग्रेस को बेदखल करे और कोई कांग्रेस विरोध की राजनीति कामयाब हो। लेकिन क्या वजह है कि कई जगहों, पूरे देश में यह हुआ कि लोग कांग्रेस से नाराज होते गए और तमाम क्षेत्रीय दल पनपते चले गए। और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो वहां से एक दो संदर्भ ले लेता हूं। समाजवादी पार्टी का गठन गैर कांग्रेसवाद की लोहियावादी राजनीति का प्रतिफल है। उसके पहले चले जाएं तो चौधरी चरण सिंह का लोक दल और समता पार्टी होते हुए चंद्रशेखर का, वीपी सिंह का उभार, इन सब के उभार में आप एक बिंदु तो ये पाएंगे। लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक दल के तौर पर देखें
तो समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी जिन मुद्दों, जिन विचारों और जिन सवालों को संकेत करती हुई और जिस मतदाता समूह को एड्रेस कर रही थी, उन्हें एड्रेस करने में कई बार केंद्रीय दल नाकामयाब होते गए और उनकी नाकामयाबी की वजह से ये दल मजबूत होते चले गए। तो केंद्रीय दलों के सामने ये चुनौती, और इस समय कांग्रेस बीजेपी दोनों को शामिल कर रहा हूं, इन दोनों की राय इस बात में हमेशा निहित रहेगी। सैद्धांतिक पक्ष में केवल कह रहा हूं कि वो हमेशा कोई केंद्रीय दल कभी नहीं चाहेगा कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो। ये किसका सैद्धांतिक पक्ष है, क्योंकि जैसे ही कोई क्षेत्रीय दल मजबूत होता है, वो जो जनाधार लेता है, वो जनाधार तो एक समय पहले उन्हीं का जनाधार था। कांग्रेस पार्टी आज भी ये बात कहती है ना कि दलित राजनीति के उभारने, ओबीसी राजनीति के उभारने कैसे हमारा जनाधार खिसकाया, और बाद में बीजेपी ने उसका इस्तेमाल किया और आज बीजेपी सबसे ज्यादा जातिवादी राजनीति कर रही है, जो जातियों को नहीं मानती एक मामले में। ये क्षेत्रीय दलों के उभार की परिस्थितियां हैं। टीएमसी के उभार की परिस्थितियां ऐसी हैं। डीएमके, अब दक्षिण तक चले जाएं, डीएमके से लेकर के केरल की पार्टियां ले लें, अब हर राज्य में एक क्षेत्रीय दल है और उन क्षेत्रीय दलों को फिर केंद्रीय दल साधते हैं। डीएमके को कांग्रेस साधेगी तो एआईडीएमके को बीजेपी साधेगी। ऐसे ही महाराष्ट्र, ऐसे ही सपा बसपा को लेकर के एक कोई हमारे साथ आ जाए, कोई इनके साथ है। मुझे लगता है आनंद सर कि ये जो भारत जैसे देश में क्षेत्रीय दलों का होना भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करता है। मेरा मानना साफ तौर पर है, उन सवालों को, उन विषयों को, उन राजनीतिक जमीन को मजबूत करता है और केंद्रीय दल अपने ढंग से अपने उनको एड्रेस करते हैं। अब एक आखिरी बात जो मुझे कहनी है, अब इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में, अब जिस चुनाव आयोग पर यह आरोप लग जाए कि भाई किसी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली देख करके वो चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इस पर कोई बात नहीं हुई। चुनावों में चुनाव आचार संहिताओं के उल्लंघन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई भी राजनीतिक दल कौन सा भाषण जो है मतलब चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, किसे बैन करना है, किसे नहीं बैन करना है, इसके ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि संस्थान भरोसा खो रहे हैं। और संस्थान भरोसा खो रहे हैं तो वो संस्थान ये क्यों देखेंगे, जो आप एक पॉइंट जो मुझे बोलना था वो आपने बोल दिया सवाल में कि भाई अगर रिव्यू करना है तो इतने क्रूशियल टाइम के ठीक पहले आपने रिव्यू क्यों किया, और अगर आपने इसके पहले रिव्यू नहीं किया था तो इसकी जवाबदेही किसकी है। और अगर ये आपकी जवाबदेही है, और राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता, कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर चीज के समय की कीमत होती है। साफ तौर पर यह पैगाम दिया जा रहा है। और मैं तो एक और बात कहता हूं, इस सवाल पर कांग्रेस बीजेपी आज भी उनका एक धड़ा ये बात मानता है। बीजेपी तो साफ तौर पर बीजेपी चाहती है कि कोई विपक्ष ही ना बचे, और आरएसएस सबसे प्रमुख चीज है जो न सत्ता में है न विपक्ष में, लेकिन चाहती है कि वो हमेशा सत्ता में रहे। इसलिए वो एक या दो पार्टियों को चुनेंगे। और उन लोकतांत्रिक देशों का भी हमें एक बार अध्ययन करना चाहिए कि जिन दलों ने एक या द्विदलीय व्यवस्था अपनाई, उनमें जो जमीन की आवाजें होती हैं वो गुम हो जाती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ ये पूरी राजनीति है, आप जो पैमाने बना रहे हैं, आप जो कसौटियां बना रहे हैं, सब कुछ का रिव्यू होता है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है, तो इन कसौटियों का रिव्यू कब होगा? ये मेरा बिंदु है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी कसौटियां फिर से परखी जाएं, आपकी कार्यप्रणाली को फिर से पूछा जाए, तो लगेगा कि ये संदेह है और किसी के इशारे पर यह काम किया जा रहा है, ताकि जो केंद्र में बैठा है उसको इतना ताकतवर बना के दिखाया जाए कि वो बाकी सबको लील जाए, और वो चाहे कितने भी गुनाह कर दे, भाई शेर पाला है तो कुछ तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वही काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये पक्ष। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। दो चीजें मैं, क्योंकि थोड़ा चीजें वो भी हो रही हैं, दो चीजें इसलिए क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती है जिस तरह से आजकल खुलेआम गवर्नर साहब जैसे लोगों का अपॉइंट करते हैं, और एक अभी कानपुर यूनिवर्सिटी का आपने देखा ही, लोग इसका बयाना लेने के लिए तैयार है भाई कि एडवांस दो और कहां का वीसी बनना है। इसको लेके लोग घूमते भी हैं अपना बायोडाटा लेके, और इसको कराने वाले लोग भी हैं। ये कई बार प्रूव भी हो चुका है। मैं एक चीज दूसरी पूछ रहा हूं। नागालैंड में पिछले बार देयर वाज नो ऑपोजिशन, सारे लोग सत्ता पक्ष में थे, 0 MLA इन ऑपोजिशन। ये कौन सी लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक स्थिति सोचिए
कि सब अगर सत्ता पक्ष में आ जाएंगे तो लूटो, कुछ भी करो, कोई कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज कब हम कर्नाटक में कोई 40% पेसीएम की बात और कमीशन की बात कर रहा है, लेकिन नागालैंड में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है पिछले सेशन में कि जब एवरी वन वॉज इन रूलिंग पार्टी, मतलब रूलिंग साइड। मैं थोड़ा इस पे आपसे भी इसको, क्योंकि ये कैसे हैंडल करेंगे लक्ष्मण यादव? जी, एक तो आपने वो दुखती रग भी छू दी कि कुलपति कैसे बनाए जा रहे हैं। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठा हूं और किसी से छिपा नहीं है आनंद जी। सबसे सही बात आपने ये भी कह दी कि ये सब चीजें पहले क्या होता था, थोड़ा एक दो पर्दे में होती थी। उस एरिया, उस क्षेत्र के लोग जो होते थे वो जानते थे कि आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंग कैसे हो रही है, थाने कैसे बिकते हैं, कितने की बोली लगती है, कुलपति कैसे बनते हैं, नियुक्तियां कैसे होती हैं अलग अलग जगहों पर। वो एकेडमिया से लेकर के जज रिटायर हो रहे तो होते थे तो कहाँ जाते थे, और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट रिटायर होकर के कहाँ जाते थे। अब ये हो रहा है कि ये लाग लपेट भी अब कोई जरूरत नहीं है। अब साफ तौर पर चीजें एकदम आपके सामने रखी जा रही हैं। एक समय एक जनता हुआ करती थी जो प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें बदल दिया करती थी। पता नहीं वो जनता लोकतंत्र की क्या। मेरी शिकायत ज्यादातर जनता से होती है। मैं चाहता हूं कि वहां उद्वेलन क्यों नहीं है। अगर ये पब्लिक डोमेन में इतनी बातें हैं तो ये किसके लिए है? कौन नहीं जानता कि क्या क्या हो रहा है, और कौन इस सब को होते हुए चुपचाप देखना चाहता है? सत्ता का काम या सत्ताधारी दल का काम जो होता है वही वो कर रही है बीजेपी और आरएसएस, जो रीढ़ है इस पूरे तंत्र की। वो तो अपना काम कर रहे हैं। उनको सत्ता मिलेगी तो वो पैसे का कमीशन लेंगे, उनको सत्ता मिलेगी तो वो सबको बाकी को जेल में डालेंगे, संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे। कतई ये कोई भी समझदार व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि पहले कोई स्वर्ण युग था इस देश में, लेकिन इतना बुरा युग तो नहीं था, ये बात सब लोग मानेंगे। पहले कुछ लाग लपेट में होता था, अब खुलेआम होता है, सामने से होता है। बड़े बड़े मिनिस्टर वो भाषा बोलते हैं, सांसद विधायक जो भाषा बोलते हैं, वो भाषा जो सड़क चौराहे पर बोली जाती थी, वो सारी भाषा आ गई सामने। ये एक, इसलिए मैं शिकायत जनता से क्यों कर रहा हूं, ये नहीं कि मतलब मैं ये शिकायत कर रहा हूं कि हम किसके लिए कह। अभी एजे सिंह जी कह रहे थे कि 24 में अगर नहीं हुआ तो केवल संसद भवन नया नहीं बना है, संसद परिसर नई नहीं बनी है, 24 के बाद इस देश की जमहूरियत भी नए रूप में नजर आएगी। ये साफ है। और जो भी समझदार व्यक्ति है, रेशनल है, वो ये बात समझ रहा है। फिर कौन नहीं समझ रहा है और क्यों नहीं समझ रहा है? ये जो समझाने की बात है, उस एंगल से भी देखें तो क्षेत्रीय दल बड़े हिस्से में इस देश के एक भूमिका तो निभाते हैं। अगर ये भूमिका निभाई जाए, बिहार जैसे राज्य का एक उदाहरण मैं लेता हूं। बिहार में पता नहीं, मतलब इस बात को और अलग से अध्ययन करने और विश्लेषण करने की जरूरत है कि इतने प्रचंड बहुमत के दौर में भी बीजेपी सीधे सत्ता में नहीं आ पाई आज तक। बहुत बहुत कोशिश कर करके वो बीच बीच में जेडीयू को साथ में ले करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के करते हैं। और नीतीश कुमार की, मेरा मानना ऐसा है कि समाजवादी ट्रेनिंग ऐसी है, क्योंकि अपने यहाँ तो लड़ना पड़ता है ना, सपा को बसपा से लड़ना पड़ता है, डीएमके को एआईडीएमके से लड़ना पड़ता है, वैसे ही आरजेडी को जेडीयू से लड़ना पड़ता था, लेकिन फिर बाद में समीकरण बदल जाते हैं। इसका मतलब ये कि कहीं एक सामाजिक जमीन ऐसी होती है, वैचारिक जमीन ऐसी होती है, जो अगर कायदे से उस पर राजनीतिक दल खड़े हो जाएं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर झारखंड की जो सरकार है गठबंधन की, बिहार की सरकार जो गठबंधन की, और उत्तर प्रदेश में तो सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी को केंद्र में रख करके अगर कोई गठबंधन व्यवस्थित होता है, अब बसपा कितनी भूमिका निभाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहिए। अगर ये तीनों राज्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र की राजनीति को तय करने वाले ये तीन राज्य, अगर मैं कहूं, अगर इन तीन राज्यों में ढंग से क्षेत्रीय दल खड़े हो जाएं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बन सकती। अब इसके पीछे फिर राजनीति होगी। तो ये एकदम स्पष्ट तौर पर है आनंद जी, मेरा कहना केवल इतना है, ये पूरी राजनीति। और फिर पहले एक बात आई कि भाई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं तो एनसीपी को क्यों हटाते, इनको क्यों हटाते, उनको क्यों हटाते। मैं इसको दूसरे अर्थ में देख रहा हूं। मैं वो मुहावरा प्रयोग नहीं करूंगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। मैं ये कहूंगा कि इसका संदेश कुछ और देना है। और भले शरद पवार की पार्टी, मुझे लगता है विवेक सर कुछ ऐसा एंगल है
वो जो एक वोटर है ना, जिस वोटर को इस देश में एक जमाने में ये बताने में कामयाबी हासिल हो गई थी कि गणेश जी की मूर्तियां दूध पी रही हैं और लोग मान गए, जिस वोटर को आज भी टीवी पर बैठ करके ये बताने में कामयाबी हासिल हो गई उन लोगों को कि एक बाबा जो किस्मत बता रहे हैं वो चमत्कारी हैं, अंधविश्वासी नहीं है, चमत्कारी हैं, उस देश में कोरोना में ताली थाली बजी है, ये सच है। लोग लॉकडाउन में क्या क्या हुआ ये सच है, और हमारी जनता बहुत तेजी से चीजों को भूल जाती है। इस समय 24 के चुनाव के ठीक पहले कोई भी कसर सत्ताधारी दल नहीं छोड़ना चाहता है, उसी का कड़ी के रूप में मैं इस पूरे प्रकरण को देख रहा हूं, जिसमें वो एक राष्ट्रीय चेतना, एक झंडा, एक दल, एक नेता, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक विचारधारा, एक धर्म और एक ही राष्ट्र, और वो भी बाद में चलकर के अखंड राष्ट्र, और कल को तो अमेरिका शामिल हो जाएगा भारत में, वहां भी सरकार यही अमित शाह बनाएंगे। ये उस नैरेटिव का एक पार्ट है। इसलिए मैं इस पूरे प्रकरण को, क्षेत्रीय दलों के सवाल को इस पूरे बृहत्तर वितान में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्रिया।